दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोगों का रिवीजन अच्छा चल रहा होगा। जो हमारे एमपीपीएससी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए आज लगातार 3 दिन हो गया। 3 दिन से रिवीजन का वीडियो पब्लिश किया जा रहा है, ताकि जो भी हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे चैनल पर व्यूअर्स हैं, जो लोग देख रहे हैं लगातार, उनका भी रिवीजन हो सके। और इसका पीडीएफ भी लोगों को मुफ्त में उपलब्ध करा दिया जा रहा है। 2 दिन का पीडीएफ मैंने दे दिया है। आज तीसरा दिन है। आज का भी पीडीएफ मिल जाएगा, लोगों को भेजा जाएगा। आज के जो प्रश्न हैं वो इकाई 10 पर आधारित हैं, इकाई 9 पर आधारित हैं, इकाई 8 काव्य शास्त्र पर आधारित हैं और अरे आयावर रहेगा याद इस पर आधारित हैं, जो 7 में है। तो इकाई 7, 8, 9, 10 पर आधारित प्रश्न है। यहाँ पर 7 में केवल एक रचना ली गई है, अरे आयावर रहेगा याद। बाकी रचनाओं पर आधारित, कहानी पर आधारित आप देख रहे हैं लगातार चल ही रहा है। आज तीसरा दिन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण सीरीज को। अगर आप भी नए हैं, पहली बार आप देख रहे हैं, आपको भी यह पीडीएफ चाहिए इन प्रश्नों की सीरीज, तो 2 दिन जो हो चुका है वो भी सीरीज मिल जाएगा। आज की भी यह सीरीज मिल जाएगी। आप हमारे इस नंबर पर अपना नाम लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए, तो आपको भी यह सीरीज उपलब्ध करा दी जाएगी। उत्तर इस सीरीज में नहीं मिलेगा। साथ में उत्तर के लिए जो ये वीडियो दिया जा रहा है, इस वीडियो को ही आपको देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण सीरीज को, और अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर व्यक्त कीजिएगा। परीक्षा संभवतः 3 मार्च को ही होगा, क्योंकि अभी आयोग की तरफ से ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है। भले ही गेस्ट जो टीचर थे उनके लिए लिंक पुनः ओपन की गई है, लेकिन परीक्षा देखिए 3 मार्च को ही होता है, या फिर आयोग क्या डिसीजन लेता है। जैसा भी डिसीजन होगा आप लोगों को इन्फॉर्म जरूर किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया था? उत्तर हो जाएगा बी, आलोचना पत्रिका। अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता माखनलाल चतुर्वेदी ने कब किया था? 1943 में। माखनलाल चतुर्वेदी का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? उत्तर हो जाएगा ए, हिमक्रीटनी। जब लाइव कक्षा कराई गई थी, लाइव कक्षा में जो किसी लाइव कक्षा में 35 प्रश्न हैं, किसी में 40 प्रश्न हैं, किसी में 50 प्रश्न हैं। जो वीडियो पब्लिश था अलग अलग, उसी को एक साथ कंबाइन करके आप लोगों को यह दिया जा रहा है। तो इस सीरीज में आप देखेंगे इसमें 35 ही प्रश्न हैं। बिजुरी काजल आंज रही जो 1980 में प्रकाशित हुआ, इसमें कितने वर्षों की कविताएं संकलित हैं? तो उत्तर हो जाएगा आपका 10 वर्ष की, 1954 से लेकर 1964 तक। माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पर किस काव्य प्रवृत्ति का प्रभाव पाया जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, राष्ट्रवाद। बलि पंथ किस प्रकार का पंथ है? तो त्याग और बलिदान का पंथ, जो आपके पाठ्यक्रम में है, बलि और पंथ। बलि पंथ से कविता में किन चिड़ियों की भी बात की गई है? उत्तर हो जाएगा ए, कौवा और कोयल, तोता या मैना नहीं। बलि पंथ से कविता में क्या क्या है? तो कांति की प्रेरणा है, राष्ट्रवाद से ओतप्रोत है, 1 और 2 हो जाएगा। भाईचारा की भावना नहीं है कहीं पर भी। अगला प्रश्न है कि पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प की अभिलाषा क्या नहीं है? देव कन्याओं के गहनों में गूंथे जाने की, वरमाला में पिरोए जाने की, राजाओं के सौ पर चढ़ाए जाने की, देवी देवताओं पर चढ़ाए जाने की। तो उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है कैदी और कोकिला कविता के बारे में सही कथन कौन सा है? ब्रिटिश शासन द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों पर क्रूर अत्याचार को बताया गया है, सही है। कोयल भी इसी क्रूरता से दुखी है, पक्षी भी देश के संकट से त्रस्त है, सही है। देश की कष्टमय स्थिति का चित्रण है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। अगर आपने ये पूरा पढ़ रखा है तो रिवीजन के लिए आपके लिए आसान होगा। रिवीजन आसानी से आप कर लेंगे, चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। और जो क्रैश कोर्स 15 जनवरी को शुरू किया गया था, संभवतः वो 26 या 27 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। तो ताकि हमारे जो पेड मेंबर्स हैं उनको भी दिक्कत ना हो, इसलिए ये दिया जा रहा है ताकि वो रिवाइज कर सके जल्दी जल्दी। सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य संग्रह कौन से हैं? काव्य संग्रह की बात हो रही है, विधा पर ध्यान देना है।
काव्य संग्रह त्रिधारा है, काव्य संग्रह मुकुल है। उन्मादिनी या बिखरे मोती की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, कहानी संग्रह की बात नहीं कर रहे हैं, काव्य संग्रह की बात कर रहे हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? उत्तर हो जाएगा बी, मिला तेज से तेज। ये कहानी संग्रह नहीं बल्कि जीवनी है। जब सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं पढ़ाई गई तो उनकी सारी रचनाओं के बारे में एक एक करके पूरी बात की गई थी। यहाँ पर सिर्फ प्रश्नों का आंसर देते हुए हम लोग चल रहे हैं, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कराया जा रहा है। सुभद्रा कुमारी चौहान का बाल साहित्य कौन सा है? तो झांसी की रानी, कदम का पेड़, सभा का खेल, ये तीनों बाल साहित्य हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की पहली कविता किस पत्रिका में छपी थी? उत्तर हो जाएगा सी, मर्यादा पत्रिका में। मुकुल काव्य संग्रह की भूमिका किसने लिखा है? उत्तर हो जाएगा डी, रामकुमार वर्मा ने लिखा है। वीरों का कैसा हो बसंत कौन कौन पूछ रहा है? सागर पूछ रहा है, हिमालय पूछ रहा है, धरती, दसों दिशाएं। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4 सभी सही होंगे। अगला प्रश्न है कि वीरों का कैसा हो बसंत में किन कवियों का जिक्र आया है? उत्तर हो जाएगा भूषण और चंद कवियों का जिक्र आया है, देव का नहीं। वीरों का कैसा हो बसंत में युद्ध की वीरता का मिसाल के तहत किसका उदाहरण दिया गया है? उत्तर हो जाएगा उत्तर हो जाएगा आपका हल्दी घाटी और सिंहगढ़। 1 और 3 होगा आपका। अगला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो बसंत के तहत किन अतीत कांडों को याद किया गया है? उत्तर हो जाएगा कुरुक्षेत्र को याद किया गया और लंका को याद किया गया। जलियांवाला बाग में बसंत कविता में क्या कहा गया है? प्रश्न संख्या 20 देखें। तो यहाँ कोयल नहीं कूकती, कौवे बोलते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ काले रंग के कीड़े मकोड़ों से भौरे होने का भ्रम है, सही है। अधखिली कलियां कटीली प्रजाति के पौधों पर है, यह भी सही है, यानी उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3। जलियांवाला बाग में बसंत कविता के बारे में सही कथन कौन सा है? फूलों के सुगंधहीन पराग मानो दाग की तरह दिखते हैं, सही है। वसंत यहाँ धीरे आना क्योंकि यह शोक मनाने का स्थल है, सही है। यहाँ वायु धीमी गति से चलना, भौरों भी गुंजार करें लेकिन उनमें कष्ट की झलक होनी चाहिए, यह भी सही है, यानी 21 का उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3। झांसी की रानी कविता में झांसी की रानी की जोड़ी किसके समान बताया गया है? उत्तर हो जाएगा शिव पार्वती के समान और अर्जुन चित्रा के समान, राधा कृष्ण नहीं। झांसी की रानी कविता में किस ब्रिटिश गवर्नर की बात की गई है? उत्तर हो जाएगा सी, लॉर्ड डलहौजी। झांसी की रानी कविता में झांसी की रानी की आयु कितनी बताई गई है? उत्तर हो जाएगा सी, 23 वर्ष। झांसी की रानी कविता में रानी के किन दासियों की बात की गई है? तो 2 दासियों की बात की गई, कान्हा और मंथरा, सुमना नहीं। झांसी की रानी कविता में किस रचना का जिक्र आया है? उत्तर हो जाएगा मिला तेज से तेज। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण सरल के बारे में सही कथन कौन सा है? राष्ट्रवादी काव्य के लिए युगचारण कहलाते हैं, सही है। भारतीय क्रांतिकारियों पर 15 महाकाव्यों की रचना की, यह भी सही है। पंडित परमानंद ने कहा है सरल जीवित शहीद हैं, यह भी सही है, यानी आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3। श्री कृष्ण सरल की आध्यात्मिक रचना कौन सी है? प्रश्न संख्या 28। तुलसी मानस, सरल रामायण और सीतावन, ये श्री कृष्ण सरल की रचना है, कृष्ण संवाद नहीं। श्री कृष्ण सरल किसकी माता से प्रेरित थे? उत्तर हो जाएगा पुरुषोत्तम दास और भगत सिंह। भारतीय शहीदों का समुचित श्राद्ध श्री सरल ने किया, यह कथन किसका होगा? आपका उत्तर हो जाएगा डी, बनारसी दास का। श्री कृष्ण सरल ने क्रांति गंगा रचना कितने वर्षों में लिखा? उत्तर हो जाएगा डी, 27 वर्षों में लिखा, 27 वर्षों में। श्री कृष्ण सरल को सरल उपनाम किसने दिया था? तो गुरु ने दिया था। अगला प्रश्न है,
मैं अमर शहीदों का चारण कविता में अमर शहीद न होते तो भारत कौन सा देश कहलाता? उत्तर हो जाएगा डी, मुर्दों का देश कहलाता। जीने को तो पशु भी जीते, अपना पेट भरा करते हैं, कुछ दिन इस दुनिया में रहकर वे अंततः मरा करते हैं। ये पंक्तियां किस कविता की हैं? उत्तर हो जाएगा बी, देश से प्यार। श्री कृष्ण सरल के काव्य संग्रह कौन से हैं? उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, किरण कुसुम, काव्य गीता और राष्ट्रीय बीना। तो इस सीरीज में आपने देखा जो लाइव कक्षा में कराया गया था, वीडियो भी पब्लिश था, 35 प्रश्न है। इसके बाद में आते हैं अगली सीरीज में, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि 200 प्रश्नों का जो वीडियो कल आप लोगों को दिया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप उसका लाभ उठा सकें। और अगर यह PDF आपको चाहिए और कल परसों जो PDF 200 प्रश्न दिए गए वह भी PDF चाहिए, तो आप इस नंबर पर अपना नाम लिखकर व्हाट्सएप कर दें। कल तो कई लोगों ने टेक्स्ट मैसेज कर दिया था, भाई टेक्स्ट मैसेज करेंगे तो हम आपको PDF कहाँ दे पाएंगे, कैसे देंगे, किस लिंक पर देंगे। इसलिए व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप पर अपना नाम लिख दीजिए और आपको PDF भेज दी जाएगी। उत्तर के लिए आपको वीडियो देखना है, उत्तर साथ में नहीं दिया जाता है। रतलामी किसके तहत आता है? अब यहाँ पर ये दूसरी सीरीज है जिसमें इकाई 10 की हम लोग बात करेंगे। रतलामी किसके तहत आता है? उत्तर हो जाएगा आपका ए, उत्तरी मालवी। मध्यकालीन मालवी का समय क्या है? तो 18वीं शताब्दी। मालवी में माछ का प्रवर्तन किसने किया? माछ का प्रवर्तन किसने किया? तो बाल मुकुंद गुरु ने किया। मालवी में माछ के तहत महिलाओं को प्रवेश किसने दिया? उत्तर हो जाएगा सी, कालूराम ने, जिनका उपनाम मैंने बताया है आप लोगों को, दुर्बल था। उज्जैन के मालियों में माछ परंपरा के तहत कौन नहीं है? 3 लोग उज्जैन के माछ परंपरा के तहत हैं, एक नहीं है जिनका नाम है जीवन दास। बाकी रामजी लाल हैं उज्जैन के मालियों के माछ परंपरा के तहत, लालजी दास नंदराम हैं, राम रतन दरक हैं। माछ की विषय वस्तु कैसी होती है? तो पौराणिक होती है। माछ की विषय वस्तु पौराणिक होती है। माछ के बारे में सही कथन कौन सा है? माछ के गीत तत्व लोक गीतों से प्रभावित है, सही है। माछ पर प्रेमाश्रयी शाखा का स्पष्ट प्रभाव है, यह भी सही है। बाल मुकुंद गुरु के माछ की विषय वस्तु निर्गुणी है, यह भी सही है। उज्जैन के मालियों के माछ का प्रवर्तन राधा किशन गुरु ने किया, यह भी सही है। यानी उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4। और ये चारों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, खास करके ये वाला जो पॉइंट दिया गया बहुत ही महत्वपूर्ण है। या फिर बाल मुकुंद गुरु का भी पूछा जा सकता है कि विषय वस्तु कैसी थी। निम्न में से सही कथन कौन सा है? प्रश्न संख्या 8 देखें। मालवी संत साहित्य के 2 भाग पंथी और भजनी हैं। पंथी साहित्य निर्गुणी होता है, भजनी साहित्य सगुणी होता है। धार्मिक गीतों में पंथी गीत केवल महिलाओं द्वारा गाया जाता है, गलत। 1, 2, 3 सही होगा, केवल महिलाओं द्वारा नहीं गाया जाता है। बाकी इसको जरूर ध्यान रखिएगा, पंथी साहित्य कैसा होता है, भजनी साहित्य कैसा होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस माछ का प्रदर्शन करते समय बाल मुकुंद गुरु का देहांत हुआ था? उत्तर हो जाएगा बी, नकल गेंदा परी। श्री नारायण व्यास द्वारा रचित मालवी रामायण किस छंद में है? उत्तर हो जाएगा सी, कुंडलिया छंद में है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मालवी रामायण किस छंद में है या मालवी रामायण किसने लिखा है। तो इस तरीके से प्रश्न दोनों में से कोई एक जरूर पूछा जा सकता है कि मालवी रामायण किसकी रचना है, तो श्री नारायण व्यास की। या मालवी रामायण किस छंद में है, तो कुंडलिया छंद में है। तो इन दोनों में से कोई एक तरीके से जैसे भी घुमाकर प्रश्न बने, लेकिन जरूर बनेगा। लक्ष्मीकांत पदावली किसकी रचना है? उत्तर हो जाएगा दीनानाथ की। प्रश्न संख्या 12 देखें। गुप्तानंद महाराज की रचना कौन सी नहीं है? उत्तर हो जाएगा तत्व ज्ञान गुटिका। ये केशवानंद महाराज की है। केशवानंद महाराज की भाषा क्या थी? तो केशवानंद महाराज की जो भाषा थी वो थी उत्तरी मालवी थी।
नित्यानंद विलास को संग्रहित करने का श्रेय किसे दिया गया है? उत्तर हो जाएगा कन्हैयालाल उपाध्याय को। मालवी में प्रचलित किलगी तुर्रा परंपरा में प्रयुक्त पद क्या कहलाते हैं? उत्तर हो जाएगा जंजीरा कहलाते हैं। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मालवी में प्रचलित किलगी तुर्रा परंपरा में प्रयुक्त जो पद हैं उन पदों को क्या कहा जाता है? तो जंजीरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मालवी लोकगीतों में नारी यह रचना किसकी है? उत्तर हो जाएगा प्रभाग चंद शर्मा का। प्रभाग चंद शर्मा के। सारी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं। यहां पर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न दिए जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। मालवा लोक साहित्य परिषद उज्जैन की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1952 में। मालवी गद्य का आरंभ किसकी रचना से माना जाता है? तो पन्नालाल नायक। मास्टर साहब की अनोखी किस विधा की रचना है? यह एक प्रहसन है। खटमल बतीसी किसकी रचना है? तो नंद किशोर की रचना है खटमल बतीसी। नंद किशोर की और भी जो रचनाएं हैं वो डिटेल जब क्लास ली गई है तो वहां पर दिया गया है। मालवी पद में नवीन प्रवृत्ति लाने का श्रेय किसे है? तो आनंद राव दुबे को है। निम्न में से कौन मालवी साहित्यकार ज्योतिष और संस्कृत का विद्वान था? उत्तर हो जाएगा ए दीनानाथ व्यास थे। बघेली साहित्य में कृष्ण श्रृंगार तरंगिणी और हरिचरित चंद्रिका किसकी रचना है? आपका उत्तर हो जाएगा ए जय सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है कि आनंद रघुनंदन नाटक, ये तो खैर सभी लोगों को रटा ही होगा, विश्वनाथ सिंह का। बघेली रचना सिया स्वयंवर किसकी रचना है? उत्तर हो जाएगा शिवदानी कुंवरी का है। सिया स्वयंवर शिवदानी कुंवर का। कितनी महिलाएं लेख के आए हुए हैं? शिवदानी कुंवर की कौन सी रचना है? शिवकुमारी की कौन सी रचना? राजकुमारी लक्ष्मी की कौन सी है? इन लोगों की रचनाएं कौन कौन सी हैं? पूरा डिटेल लेक्चर में आपको पढ़ाया गया है। बघेली साहित्य राजकुमारी विष्णु कुमारी का कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा पद मुक्तावली है और श्याम आनंदिनी है, रामावतार नहीं। बघेली कवि कौन कौन है? तो पंडित हरिदास भी हैं, नजरुद्दीन सिद्दीकी भी हैं, बैजनाथ प्रसाद भी हैं। 27 का डी हो जाएगा। बघेली साहित्यकार कवि में कौन नहीं आता है? ध्यान देना, कौन नहीं आता है तो उत्तर हो जाएगा डी चंद्रसखी। चंद्रसखी के बारे में भी आप लोगों को मैंने इनकी पूरी कहानी बताई थी, डिटेल में आप लोगों को लेक्चर में समझाया था, याद आ गया होगा आपको चंद्रसखी नाम देखकर। वाल्मीकि रामायण की टीका बघेली में किसने लिखा है? वाल्मीकि रामायण की टीका बघेली में किसने लिखा? यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए जहां जहां महत्वपूर्ण है वो भी आपको बताते चल रहे हैं। वैसे पढ़ना तो सभी है लेकिन इनमें से भी सिलेक्टेड चीजें आपको बताते चल रहे हैं। अब आप कैंडिडेट ना पढ़े, उस पर ना ध्यान दे तो खैर ये तो कैंडिडेट की समस्या है। बाकी मेरे तरफ से जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें दी जा रही हैं, बताई जा रही हैं, लेकिन परीक्षा में तो आपको बैठना है ना। जब परीक्षा में आपको बैठना है तो मेहनत भी आपको करनी होगी, पढ़ना आपका होगा। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे कैसे आगे बढ़ पाएंगे? बाकी जो मेरा काम है मार्गदर्शन करना, तथ्य उपलब्ध कराना, वो मैं करा रहा हूं। तो इसलिए पूरी ईमानदारी से पढ़िए, कहां कहां पर क्या महत्वपूर्ण है वो भी बताया जा रहा है, उस पर गौर करिए। निमाड़ी साहित्य में संत सिंगा की कौन सी रचनाएं दोहा चौपाई शैली में है? उत्तर हो जाएगा भागवत पुराण है और सिंगा जी का दृढ़ उपदेश है। सिंगा जी की रचना आत्मध्यान में कितने पद हैं? तो 16 पद हैं। निमाड़ी रचना लीलावती के रचनाकार कौन है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। धनजीदास की रचना है लीलावती। संत सिंगा की माता का क्या नाम था? तो गौरीबाई नाम था। संत सिंगा जी की माता का नाम गौरीबाई था। कलगी तुर्रा के बारे में सही कथन कौन सा है? कलगी गति के अंत में शायर अली का नाम लिया जाता है। तुर्रा गीत के अंत में तुखनगीर गोसाई का नाम लिया जाता है। इसमें मुख्यतः नर्मदाष्टक गीत गाए जाते हैं। गलत, मुख्यतः गाए जाते हैं इसलिए गलत है, बल्कि हाँ यह भी गीत गाया जाता है। अगर ये होता तो एक बार
सही था, लेकिन मुख्यतः कह दिया गया, इसलिए यह गलत है। पाणी ग्रहण संस्कार किस संस्कार का पर्यायवाची है? उत्तर हो जाएगा ए, विवाह संस्कार। संस्कृति में इसकी जो है तीनों बोलियों की जो संस्कृति है, जो पढ़ाया गया, तो वहाँ पर विवाह संस्कार में क्या क्या होता है सारी चीज़ें बताया गया। नामो संस्कार, जन्मोत्सव संस्कार, यह गोपवीत संस्कार, इन सारे संस्कारों की बात की गई। तो ये दूसरी सीरीज थी जो लाइव में कराई गई थी। अब इसके बाद में अरे यायावर रहेगा याद, जो अज्ञेय का है, उस पर बात कर लेते हैं। अरे यायावर रहेगा याद, अज्ञेय की विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी कौन सी है? उत्तर हो जाएगा 1 और 2, शरणदाता और बदला। अरे यायावर रहेगा याद का प्रकाशन वर्ष क्या होगा? तो 1953। अरे यायावर रहेगा याद के मुख्य पृष्ठ पर लिखित पंक्ति किस संग्रह में संकलित है कि पार्श्वगिरी का नम्र चीड़ों पर डगर चढ़ती उमंगों सी? उत्तर हो जाएगा डी, हरी घास पर क्षण भर। अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत का कौन सा अध्याय भारत विभाजन से पूर्व का है? जो कि भूमिका में उन्होंने बताया है, तो परशुराम से तुर्कम और किरणों की खोज में। परशुराम से तुर्कम खंड का उपशीर्षक क्या नहीं है? इसमें कई सारे उपशीर्षक हैं, कौन सा है उपशीर्षक जो नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, कूच बिहार। कूच बिहार। मैं संसार के अतिरिक्त सौंदर्य की संसार के अखिल सौंदर्य की नींव हूँ, क्योंकि मैं संस्कृति की नींव हूँ। यह कथन अरे यायावर रहेगा याद कि किस खंड का है? उत्तर हो जाएगा परशुराम से तुर्कम। यायावर को भारत की पराधीनता किन बातों से अखरती है? प्रश्न संख्या 7। तो नदियों के उद्गम स्थल किसी देश में होने के कारण नहीं। अपने हिमालय के अंग संसार के सबसे ऊंचे शिखर का नाम एवरेस्ट सुनकर? हाँ। सीमा प्रदेश में जाने के लिए फिरंगियों से परमिट लेने पर? यस, ये भी सही होगा। तो 2 और 3। परशुराम से तुर्कम अध्याय में यायावर के साथ कौन कौन था? तो उत्तर हो जाएगा जीत बहादुर लामा और कुंदन सिंह थे। बिना मूर्त प्रतीक के श्रद्धा विकेंद्रित हो जाती है, यह कथन यायावर ने किसकी समाधि देखकर कहा था? उत्तर हो जाएगा सी, सूरदास। यायावर ने जालंधर के बाग को क्या नाम दिया था? तो अमलतासी नाम दिया था, द लिमिट नाम दिया था और चौमीला बाग नाम दिया था। अब आपसे विकल्प में ऐसे पूछा जा सकता है कि क्या नाम नहीं दिया था, और ये 4 विकल्प ऐसे बना दे ए बी सी डी करके। तो हजारीबाग नाम नहीं दिया था। 3 नाम दिया था, चौमीला बाग, द लिमिट और अमलतासी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, देखें। अरे यायावर रहेगा याद में अज्ञेय ने किस छायावादी कवि की पंक्ति दी है? उत्तर हो जाएगा बी, सुमित्रानंदन पंत। निम्न में से कहाँ के लोगों ने यायावर का नाम वाहिद हुसैन रखा था? उत्तर हो जाएगा ए, हरिपुर के लोगों ने। परशुराम से तुर्कम के अंतिम दिनों की यात्रा में यायावर के साथ कौन कौन था? उत्तर हो जाएगा कमल कृष्ण और देवयानी। 1 और 3 होगा। किरणों की खोज में वाले दल में किन विषयों के ज्ञाता थे? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, उद्भिज विज्ञान। तो आपका उत्तर होगा डी, 1 2 3, तीनों थे, तीनों विषय के ज्ञाता थे। किरणों की खोज वाले 4 लोगों के दल का रसोइया कौन था? उत्तर हो जाएगा डी, रहमत अली। 15 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। किरणों की खोज अध्याय की पंक्तियां किस संग्रह की हैं? निशा के बाद उषा है किंतु देख बुझता रवि का आलोक। उत्तर हो जाएगा ए, इत्यलम। किरणों की खोज वाले दल के पास जो तोते का पिंजरा था के नाम से था, वो क्या था? प्रश्न संख्या 17 देखें। 1 अंगरक्षक वस्त्र, 1 आधुनिक कैमरा, 1 विद्युत दर्शक यंत्र, 1 दर्पण। उत्तर हो जाएगा सी, 1 विद्युत दर्शक यंत्र। कास्मिक किरणों की खोज में यायावर ने जो शिलालेख बनाए उसमें क्या क्या लिखा था?
यायावर का जन्म स्थान और वर्ष नहीं। यायावर टीम के चारों लोगों का नाम सही है। कॉलेज का नाम कॉस्मिक रे एक्सपेडिशन अगस्त 1939, यानी उत्तर हो जाएगा बी 2, 3, 4। जीवात्मा की परमात्मा में लीन हो जाने की उत्कंठा ही मुमुक्षा है। मंदिर और देवालय उसके मूर्त रूप हैं। अरे यायावर के किस अध्याय का यह कथन है? उत्तर हो जाएगा सी, एलूरा। माजुली द्वीप अध्याय में कौन सा पट शामिल नहीं है? प्रश्न संख्या 20 आप देखें, कौन सा पट शामिल नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, सोनारी पट शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि अरे यायावर रहेगा याद के बारे में सही कथन कौन सा है? इसमें कुल 7 वृत्तांत संकलित है। इसका पहला अध्याय परशुराम से तुरखम है। इसका अंतिम अध्याय बहता पानी निर्मल है। उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। अरे यायावर रहेगा याद में कौसरनाग झील की यात्रा क्यों की गई थी? तो कॉस्मिक किरणों की खोज के लिए की गई थी। अरे यायावर रहेगा याद के बारे में सही कथन कौन सा है? प्रश्न संख्या 23। तो इस यात्रा वृत्तांत में माजुली द्वीप का जिक्र है। अज्ञे को राहों का अन्वेषी कहा जाता है। परशुराम से तुर्कम एक टायर की राम कहानी है, यानी उत्तर होगा डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। अरे यायावर रहेगा याद में किसका किसका जिक्र है? तो एलोरा की गुफाओं का, हिमालय की दुर्गम झीलों का, तमिलनाडु के प्राचीन मंदिरों का, हड़प्पा के स्थलों और अवशेषों का। गलत। उत्तर हो जाएगा ए, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है कि अरे यायावर रहेगा याद के यात्रा वृत्तांत परशुराम से तुरखम में लेखक ने सृष्टि की सर्वोत्तम आकृति किसे माना है? तो चक्र को माना है, क्योंकि कहा है कि उसका ना आदि है और ना ही अंत। अरे यायावर रहेगा याद में किस फूल ने यह कहा कि जो मुझे पाता है उसका भाग्योदय होता है, किंतु मैं जब पाया जाता हूं तो मेरी मृत्यु हो जाती है? उत्तर हो जाएगा बी, पोस्त का फूल। अरे यायावर रहेगा याद के बारे में सही कथन कौन सा है? कॉस्मिक किरणों की खोज के समूह में कुल 3 व्यक्ति थे। गलत। कॉस्मिक किरणों की खोज के समूह में कुल 3 व्यक्ति थे, तो यह आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 व्यक्ति थे। इसमें देवताओं का अंचल कुल्लू को कहा गया है, सही है। इसमें मौत की घाटी रोहतांग को कहा गया है, सही है। बहता पानी निर्मल में असम का जिक्र है, यह भी सही है, यानी उत्तर हो जाएगा बी, 2, 3, 4। आगे के निबंध कौन से हैं? प्रश्न संख्या 28 देखें, तो आल बाल होगा, अद्यतन होगा, छाया का जंगल भी होगा, यानी 28 का डी होगा। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। शिखर से सागर तक जीवनी जो अज्ञे की है, जीवनीकार कौन है? उत्तर हो जाएगा रामकमल राय। निम्न में से सही कथन कौन सा है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञेय नाम प्रेमचंद ने दिया। मैंने पहले ही बताया प्रेमचंद और जैनेन्द्र में से, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अज्ञे की अमरवल्लरी कहानी प्रेमचंद ने अज्ञे नाम से प्रकाशित की। अज्ञे ने शेखर एक जीवनी, चिंता विपथगा आदि रचनाएं दिल्ली जेल में लिखा है, तो बिल्कुल डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। पूरी ये मैंने कहानी सुनाई है अज्ञे और जैनेन्द्र को लेकर, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अज्ञे की रचनाएं कौन सी हैं? प्रश्न संख्या 31, तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, 1, 2, 4। 1, 2 और 4। चल चल देता है लाद लाद कर, बार बार बंजारा, सब ठाठ धरा रह जाता, धन बस दूर क्षितिज का तारा। यह यायावर रहेगा याद के किस अध्याय का है? उत्तर हो जाएगा ये परशुराम से तुरखम। अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद में यायावर को किसकी नज्म याद आती है? ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, वो मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए, मियाँ नज़ीर की कब्र देखकर। और ये पंक्ति जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह पंक्ति किस रचना की है। अरे यायावर रहेगा याद की भूमिका की पंक्ति कौन सी है? भूमिका में किस पंक्ति का उल्लेख किया गया है? तो मैंने अभी प्रारंभ में ही बताया था कि पार्श्वगिरी का नम्र चीड़ों में डगर चढ़ती उमंगों सी।
अरे आयावर रहेगा याद में निम्न कथन यायावर ने किसके लिए कहा है कि परिवर्तित कर अगणित नूतन दृश्य निरंतर अभिनय करते विश्व मंच पर तुम भयंकर। उत्तर हो जाएगा नारायण पंडित के लिए। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसके लिए कहा गया है या किस रचना की है, ऐसे परीक्षा में दिया जा सकता है। अरे आयावर रहेगा याद में वर्णित माजुली द्वीप भारत के किस देश में है, तो उत्तर हो जाएगा पूर्वोत्तर भारत में है। अज्ञेय के बारे में सही कथन कौन सा है, प्रश्न संख्या 37 देखें। उनकी रचना भग्नदूत और इत्यलम उस वक्त प्रकाशित हुई जब वे जेल में थे, सही है। उन्होंने कुट्टी चातन उपनाम से निबंध लिखा, सही है। उनका प्रथम कविता संग्रह चिंता है, गलत है, भग्नदूत है। उत्तर हो जाएगा 1 और 2 सही है। जीवन एक विस्मयकर विभूति है और मानवीय संबंध और भी विस्मयकर, यह कथन अज्ञेय के किस रचना का है, तो उत्तर हो जाएगा ए आत्मनेपद का है। कला सामाजिक अनुप्रयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का सफल अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है, यह कथन अज्ञेय के किस रचना का है, तो उत्तर हो जाएगा आपका बी त्रिशंकु। त्रिशंकु और आत्मनेपद अद्यतन ये 3 ऐसी रचनाएं हैं कि इनसे प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में आता है। अज्ञेय का कौन सा निबंध मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था, उत्तर हो जाएगा आपका डी स्मृति छंदा। बाकी आल बाल जोग लिखी धार और किनारे स्मृति छंदा ये सभी के सभी निबंध अज्ञेय के ही हैं, लेकिन मृत्यु के बाद प्रकाशित कौन सा है, तो स्मृति छंदा। अरे आयावर रहेगा याद में लेखक ने एक टायर की राम कहानी में टायर किसे माना है, तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर स्वयं को माना है। अगला प्रश्न है कि अरे आयावर रहेगा याद के बारे में सही कथन कौन सा है। परशुराम का कुंड वास्तव में ब्रह्मपुत्र नदी की धारा का ही एक आवर्त है, सही है। अरे आयावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत का प्रारंभ असम राज्य से होता है, ये भी सही है। अरे आयावर रहेगा याद में यायावर लेखक के साथ ही कुंदन सिंह भी था, तो ये भी उत्तर हो जाएगा डी 1 2 3 तीनों सही है। तो ये तीसरी सीरीज थी जो लाइव कक्षा में लोगों को कराई गई थी, यहाँ पर रिवीजन कराया जा रहा है। अब इसके बाद में जो चौथी सीरीज है, आइए इस चौथी सीरीज को देखते हैं। निम्न में से सुमेलित जोड़ा कौन सा है, सुमेलित जोड़ा कौन सा है। रस काव्य की आत्मा है, छंद काव्य का वस्त्र है, अलंकार काव्य का आभूषण है, तो उत्तर हो जाएगा आपका डी 1 2 3। वैसे मीरा को संगीत की देवी किसने कहा है, जब यहाँ पर बात काव्यशास्त्र की आती है तो मीरा को संगीत की देवी किसने कहा है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, पूरा डिटेल से बताया था कि मीरा को संगीत की देवी किसने कहा है, तो निराला ने कहा है। निराला ने किस रचना में कहा है, तो निराला ने गीतिका की भूमिका में कहा है, गीतिका की भूमिका में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मीरा को संगीत की देवी किसने कहा, निराला ने कहा। किस रचना में कहा, तो गीतिका की भूमिका में कहा। तो ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण कथन होते हैं जो बताए जाते हैं, लगातार आपको इसीलिए रिपीट कराए जाते हैं। निम्न में से सही कथन कौन सा है। छंद को पिंगल भी कहा जाता है, छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगल मुनि माने जाते हैं। लौकिक संस्कृत के छंदों का जन्मदाता महर्षि वाल्मीकि को माना जाता है, तो उत्तर हो जाएगा डी 1 2 3 तीनों सही हैं। वैसे पिंगलाचार को शेषावतार भी कहा जाता है, पिंगलाचार को शेषावतार भी कहा जाता है। निम्न में से सही कथन कौन सा है। हिंदी साहित्य में छंदशास्त्र की दृष्टि से प्रथम रचना केशवदास की छंदमाला है। छंदमाला 4 खंडों में है, गलत, 2 में है। छंदमाला का पहला खंड महादेव की स्तुति से, दूसरा गणेश और पिंगल मुनि की स्तुति से प्रारंभ होता है, सही है, यानी पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। वैसे बात जब केशवदास की आती है तो केशव को प्राकृत कवि तुलसी ने कहा। रामचंद्रिका के आधार पर गुमान कवि ने कृष्ण चंद्रिका की रचना की। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा। कोर्ट का कवि केशवदास को विजयपाल ने कहा। संस्कृत के क्लासिक पंडित बच्चन सिंह ने कहा।
प्रथम अलंकारवादी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। तो इस तरीके से केशवदास के बारे में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। वीर सिंह देव चरित्र जो है केशवदास का, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जितने महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर जरूर ध्यान रखा करिए। केशवदास को ने छंदमाला में भाषा कल्पवृत्त की 3 शाखाओं में सुमेलित जोड़ा कौन सा है? सुर भाषा का कवि पुष्पदंत को माना, गलत, क्योंकि सुर भाषा का कवि पुष्पदंत को नहीं माना है बल्कि वाल्मीकि को माना है। वाल्मीकि को माना है, इसलिए पहला गलत होगा। नाग भाषा का कवि मासु को माना, नर भाषा का कवि पिंगल मुनि को माना, यानी 4 का बी हो जाएगा। 2 और 3। छंद में गणों की संख्या कितनी होती है? उत्तर हो जाएगा 8 होती है। अर्ध सममात्रिक छंद कौन से हैं? तो यहाँ पर बरवे, दोहा, सोरठा, उल्लाला, ये चारों अर्ध सममात्रिक छंद हैं। सममात्रिक छंद कौन सा नहीं है? तो कुंडलिया सममात्रिक छंद नहीं है, बल्कि कुंडलिया क्या है? तो विषम मात्रिक है। सममात्रिक छंद कौन से हैं? तो उत्तर हो जाएगा चौपाई और तोमर सममात्रिक छंद है। जो छप्पे है वो विषम मात्रिक छंद है। कुंडलिया किससे मिलकर बना है? बहुत बार पूछा गया और लगातार पूछा जा रहा है, तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा, रिपीट हो सकता है साधारण प्रश्नों के आधार पर। छप्पे किससे मिलकर बना होता है? उत्तर हो जाएगा रोला और उल्लाला। तो इन दोनों को जरूर ध्यान रखिएगा। वैसे हर आयोग का ये बहुत ही प्रिय प्रश्न है, तो इसलिए इन दोनों को कुंडलिया और छप्पे को जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। निम्न में से सुमेलित जोड़ा कौन सा है? प्रश्न संख्या 11। सुब्रत तिलक क्षेमेंद्र की रचना है, सही है। छंदानुशासन हेमचंद्र की रचना है, सही है। वृत रत्नाकर भट्ट केदार की रचना है, सही है। छंदमाला केशवदास की रचना है, यह भी सही है, यानी उत्तर होगा डी। 1 2 3 4। निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा होगा? प्रश्न संख्या 12 देखें। छंदसार भूषण की रचना गलत, पहला ही बेमेल है, क्योंकि छंदसार मतिराम की रचना है, भूषण की नहीं। मतिराम की रचना है। बाकी वृत्त विचार सुखदेव का है, शब्द रसायन देव का है, छंदोर्णो पिंगल भिखारी दास का है। निम्न में से सही कथन कौन सा होगा? छंद मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, सही है। झ ह र भ श अशुभ और दक्षाक्षर कहे जाते हैं, सही है। चौपाई 16 मात्राओं का मात्रिक छंद है, यह भी सही है, यानी उत्तर होगा 13 का डी। 1 2 3 तीनों सही है। प्रबंध काव्य के लिए सबसे प्रयुक्त और सुप्रयुक्त छंद कौन सा है? उत्तर हो जाएगा ए वंशस्थ। वंशस्थ के अलावा अगर दूसरा भी कहीं पर मिल जाए आपको, 1 2 में दिया जाए तो रोला होगा। अगर विकल्प में वंशस्थ मिलता है आपको तो सही है, वंशस्थ अगर नहीं मिलता है, रोला विकल्प में मिलता है तो रोला सही होगा। दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि दोनों प्रबंध काव्य के लिए हैं। और अगर 1 2 3 4 करके पूछा जाएगा तो वंशस्थ और रोला दोनों होंगे। कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत किस छंद में लिखा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए मंद्रा कांता छंद में लिखा है मेघदूत। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत किस छंद में लिखा है। मनहरण छंद के बारे में सही कथन कौन सा होगा? मनहरण 31 वर्णों का छंद है। इसके सत्वर गति को घनाक्षरी कहते हैं, इसके मंथर गति को कवित्त कहते हैं। उत्तर हो जाएगा डी। 1 2 3, यानी घनाक्षरी और कवित्त का संबंध किससे है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो मनहरण से है। रमाशंकर शुक्ल रसाल के अनुसार घनाक्षरी के भेद कौन कौन से हैं? उत्तर हो जाएगा बी, रूप घनाक्षरी और देव घनाक्षरी। केवल 2 ही होते हैं, वर्ण घनाक्षरी नहीं होता है। निम्न में से सही कथन कौन सा होगा? सोरठा दोहा का विलोम या उल्टा होता है, सही है। रोला को काव्य छंद भी कहा जाता है, सही है। वीर छंद को आला छंद भी कहा जाता है, यह भी सही है, यानी उत्तर होगा डी। 1 2 3। निम्न में से सही कथन कौन सा है? बरवे छंद के प्रणेता रहीम माने जाते हैं, सही है। रहीम का बरवे नायिका भेद बरवे छंद में, यह भी सही है। तुलसी रहीम की रचना से प्रभावित होकर बरवे रामायण लिखा, सही है।
इसे नंदा दोहा भी कहा जाता है, यह भी सही है। तो उत्तर हो जाएगा डी 1 2 3 4। ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है कि नंदा दोहा किसे कहा जाता है, तो बरवै छंद को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कृपाराम की 5 तरंगों की रचना हित तरंगिणी में कितने छंद हैं? उत्तर हो जाएगा सी 400 छंद हैं। हित तरंगिणी किसकी रचना है? यह साधारण प्रश्नों में पूछा जा सकता है, कृपाराम की है। हित तरंगिणी में कितने तरंग हैं? तो 5 तरंग या 5 अध्याय हैं। इससे जरूर प्रश्न बन सकता है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। केशवदास जिनका मूल नाम वेदांती मिश्र था, इनके बारे में सही क्या है? तो इन्हें हिंदी का प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य कहा जाता है, सही है। इनकी रचना छंदमाला के पहले भाग में 77, दूसरे भाग में 26 छंद, ये भी सही है। 39 सर्गों की रचना रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है, यह भी सही है। यानी उत्तर हो जाएगा डी 1 2 3। अगला प्रश्न है, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? वीर सिंह देवचरित, इसको 36 कर लीजिएगा, 36 कर लीजिएगा। वीर सिंह, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? वीर सिंह देवचरित में कुल 53 छंद हैं। वीर सिंह देवचरित 56 छंद में रचित है। इसके लेखक को छप्पयों का बादशाह कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा 1 2 सही है। इसके लेखक को छप्पयों का बादशाह नहीं कहा जाता है, छप्पयों का बादशाह चंद्रवरदाई को कहा जाता है। चंद्रवरदाई को ध्यान रखिएगा, छप्पयों का बादशाह चंद्रवरदाई को कहा जाता है। छंद विचार पिंगल रचना चिंतामणि ने किस रचना को आधार बनाकर लिखा था? तो प्राकृत पैंगलम को और वृत्त रत्नाकर को। मतिराम की रचना जो फूल मंजरी है वह किस छंद में है? तो उत्तर हो जाएगा दोहा में है। वैसे मतिराम का रसराज भी है, वो भी दोहा छंद में है। कई बार सीधे सीधे परीक्षाओं में प्रश्न बन जाता है कि रसराज किसकी रचना है, किसकी रचना है, इसमें कुल दोहे कितने हैं, कुल पद कितने हैं। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे मतिराम की एक रचना और है जिसका नाम है वृत्त कौमुदी। वृत्त कौमुदी, ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। वृत्त कौमुदी, रसराज, फूल मंजरी, जिसमें से फूल मंजरी और रसराज दोहा में है। वृत्त कौमुदी वर्णिक छंदों का विवेचन है, इसमें वर्णिक छंदों का विवेचन है। कबि अर्थ आखर 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 बल साचा और अनहर ताल गतः नटुनाचा, ये काव्य पंक्ति किसकी है? उत्तर हो जाएगा तुलसीदास की है। तुलसीदास ने कहा है कि कबि अर्थ आखर बत साचा, कवि शब्द रचना के माध्यम से ताल और गति अर्थात छंद विधान का अनुसरण करते हुए अनुहर ताल, उसी तरीके से ताल, गते हैं नटु नाचा, गते हैं नटु नाचा। तो यहाँ पर मतलब यही है कि कवि शब्द रचना के माध्यम से ताल और गति अर्थात छंद विधान का अनुसरण करते हुए अर्थ की ऐसी अभिव्यक्ति करता है जो नर्तक के समान प्रतीत होता है। तुकांत का शास्त्रीय विवेचन किस रचना में किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी 1 2 3। काव्य निर्णय में भिखारीदास ने भी किया, वृत्तरंगनी में राम सहाय ने किया, छंद प्रभाकर में जगन्नाथ प्रसाद भानु ने भी किया है। निम्न में से किसने तुक को 3 वर्णों उत्तम मध्यम और अधम में विभाजित किया? तो भिखारीदास ने विभाजित किया है। मुक्त छंद के बारे में सही कथन कौन सा है? मुक्त छंद का आशय छंद विहीन रचना, यह गलत होगा। तो अगर यह गलत है तो हमारा यहाँ पर दूसरा और तीसरा सही है। यह गलत है तो दूसरा और तीसरा सही है। मुक्त छंद का प्रयोग हिंदी काव्य में एक विद्रोह का प्रतीक रहा है। मुक्त छंद का श्रेय प्राथमिक रूप से प्रसाद को, मुख्य रूप से निराला को दिया जाता है, सही है। भाई मुक्त छंद का आशय होता है भाषा, भाव व छंद तीनों स्वतंत्र हैं। खुल गए छंद के बंद, प्रास के रजत पास, अब गीत मुक्त और युगवाणी बहती अयास, यह पंक्ति किसकी है? उत्तर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत के युगवाणी की है। युगवाणी में सुमित्रानंदन पंत ने कहा है। मुक्त छंद तो वह है जो छंद की भूमि में रहकर भी मुक्त हैं। कथन किसका है? तो निराला का है।
परिमल की भूमिका में कहा है उन्होंने। परिमल की भूमिका में हिंदी में छंद शास्त्र का सर्वाधिक विस्तृत विवेचन किस रचना में है? तो छंदोर्णो पिंगल में है। छंदोर्णो पिंगल में है। प्रत्येक गण में कितने वर्ण होते हैं? उत्तर हो जाएगा बी 3। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहा जाता है? तो यति कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचनाओं में सर्वाधिक किस छंद का प्रयोग किया है? उत्तर हो जाएगा हरिगीत का छंद। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जयशंकर प्रसाद ने आंसू काव्य में किस मात्रिक छंद का प्रयोग किया है? उत्तर हो जाएगा सखी। तो इस तरीके से आपने ये चारों सेट देखे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर अपना नाम लिखकर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको भी ये पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। बाकी लगातार जो 2 दिन और दिया गया, तीसरा दिन है, वह भी पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और बाकी परीक्षा के लिए अगर कोई ऐसी नोटिफिकेशन आती है तो ज़रूर आप सभी को सूचित किया जाएगा।